सतमौला कवियों चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम जिनका अभिनंदन करना चाहते हैं वो हमारे काव्य गुरु भी हैं और आकाशवाणी में अनेक जिसको हम बोलते हैं दशकों से आकाशवाणी में सेवा दे रहे हैं। पूर्व में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, इस समय वर्तमान में आप कार्यक्रम को देखते देखते हिंदी का, और आज आपके माध्यम से आकाशवाणी में अनेक कवियों को आपने स्थान दिया है और स्वयं चर्चित गजलकार हैं। आपकी रचनाओं का मैं बहुत ही मुरीद हूं। मैं ही नहीं, पूरा साहित्य जगत आपको मानता है। और आज हमारा मन था सतमौला कवियों की चौपाल में हम उनका अभिनंदन करें, उनको सम्मानित करें। तो मैं अपने मानद निदेशक नीरज त्यागी जी, मोक्षेंद्र जी, आप पूर्व में जॉइंट डायरेक्टर रहे, आप राज्यसभा सचिवालय में, और हमारे मानद निदेशक विनीत कुमार जी और प्रशांत अवस्थी जी मेरे सहायक निर्माता, मैं नीरज जी से आग्रह करता हूं अंग वस्त्र पहना करके सबसे पहले राम अवतार बैरवा जी को अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करता हूं कृपया उनको सतमौला कवियों चौपाल की ओर से भेंट प्रदान करें। साथ में और अब वो घड़ी आ गई है सम्मान की। डॉक्टर राम अवतार बैरवा जी, आप निदेशक हैं आकाशवाणी केंद्र दिल्ली के। दिल्ली का जो आकाशवाणी है उसके ही अनेक क्षेत्रीय उपकेंद्र हैं, लेकिन आप प्रमुख स्थान पर बैठे हुए हैं। वहाँ से आप सारी बागडोर संभालते हैं, मन की बात भी देखते हैं मोदी जी का। और जोरदार ताली के साथ सबसे बड़ी बात है कि आज आपको जो सम्मानित किया जा रहा है, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान दुष्यंत कुमार सम्मान। जरा नजदीक आकर के फोटो लो जरा इस सम्मान की, केवल इस सर का और कैमरे से पीछे हट करके। जा जोरदार एक बार तो पुनः तालियों के साथ। और हम अभी बहुत ही अभिभूत हैं आज डॉक्टर बैरवा जी को सम्मानित करके। धन्यवाद। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल एक विशेष अनुष्ठान है, काव्य यज्ञ है। इसमें सभी अपने अपने तरीके से अपनी आहुति डालते हैं। जो वरिष्ठ गीतकार कवि होते हैं उनका समय मिलना ही, आप देख रहे हैं कि हम बैरवा साहब का कितने समय से इंतजार कर रहे थे। और मंच जिनके नाम से जाना जाता है, ऐसे कवि हमारे सतमौला कवियों चौपाल में समय देते हैं। अगर आप उनके मानदेय की बात करें तो कोई भी यहाँ पर सतमौला कवि चौपाल में बड़ा कवि आता है 50,000 से नीचे का मानदेय नहीं होता, और वो अपने 50,000 को नहीं देखता, वो अपने अनेक कार्यक्रम को प्रायोरिटी से हटा करके सतमौला कवि चौपाल में अपना समय देता है। तो उसका समय देना ही बहुत होता है। कुछ मंच कवि होते हैं, वो भी अपने यज्ञ में अपनी आहुति डालते हैं, वो भी कहीं भी जाते हैं। तो आज एक संस्कृति चल पड़ी है, पहले पत्र पुष्पम बोला जाता था, आज लिफाफा संस्कृति। अपने लिफाफे को प्रायोरिटी से हटा करके वो हमारे कार्यक्रम में निःशुल्क आते हैं। और तीसरी श्रेणी है जो नवांकुर श्रेणी है, जिनके पास रचना धर्मिता तो है लेकिन उचित मंच उपलब्ध नहीं हो पाता, तो वो वहां पर अपनी आहुति डालते हैं सदस्य बन करके। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, आज के समय में अपने कालजयी गीतकार अनेक
हमारे कवि, उपन्यासकार, कथाकार हुए हैं। यदि हम उनकी रचना धर्मिता से अलग हट करके आज के जो मंच है, उस मंच पर आज जो सबसे पहले जो प्रमुखता से देखा जाता है वो प्रस्तुतिकरण। हो सकता है कि वो प्रस्तुतिकरण में खरे ना उतरते, किंतु सतमोला कवि चौपाल रचना धर्मिता को प्राथमिकता देता है। प्राथमिकताओं में सर्वोपरि उनकी रचना धर्मिता है। उस नाते हमारे साथ नवांकुर, और नवांकुर के साथ एक और श्रेणी है, उसको बोलते हैं वृद्धांकुर। वो लोग भी हमारे सदस्य बनते हैं और वो अपना आर्थिक सहयोग देते हैं 5 वर्ष के लिए। वृद्धांकुर जो होते हैं उनको हम आजीवन सदस्यता देते हैं। सर, सबसे पहले तो बधाई हो, आज आपको ये एक ऐसा पुरस्कार, जो गज़ल की दुनिया का एक ऐसा नाम, दुष्यंत कुमार सम्मान मिला हुआ है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, दुष्यंत कुमार सम्मान मिलना अपने आप में एक याद करना, उनकी स्मृति को जिंदा रखना दुष्यंत कुमार रहे हैं, जिन्होंने एक पूरी फितरत बदली, एक पूरी रवायत बदली। और और उनकी गज़लें आज अगर कोई दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी भी शायर की गज़लें अगर कोई क्रांति बनी तो दुष्यंत कुमार की गज़लें हैं। तो वो सम्मान मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सम्मान से आदमी क्या लग रहा है कि दुष्यंत कुमार जैसा व्यक्ति और उनके नाम से सम्मान सतमोला कवि चौपाल पे आके मुझे मिल रहा है। जिस मंच ने कम से कम नहीं तो अभी प्रवीण जी ने 1000 के आसपास कवि इस मंच से निकले जी, तो वो किसी न किसी रूप में आज भी इस मंच से जुड़े हुए हैं। उनके साथ और भी हजारों लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। उनके सामने मुझे सम्मान, अब मुझे देख रहे होंगे सामने की बहुत बड़ा नाम, और उस नाम के नाम पर मुझे सम्मानित करना मेरी जिम्मेदारी को बहुत चौगुना बढ़ा देता है। सर, ये तो हुई बात सम्मान की, लेकिन तो ये जानना चाहते हैं दर्शक हमारे कि ऐसा पहला कौन सा दिन था, क्या उम्र रही थी, और ऐसा कौन सा वो पहला शेर था जिसने आपको इस दुनिया की ओर ला करके खड़ा किया है, ये दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने छप चुकी थी। वाह। तो लिखना तो पहले शुरू कर दिया था, पर छपा, मैं ये मान लेता हूँ कि जब से छपा तब से मैं लिखना अपने आप को लेखक मान लेता हूँ जी। तो 1989 में मेरी रचना, उसकी एक लाइन मुझे याद है जी कि जो समझे हैं अर्थ आज का, उनकी जेल से गए वो हार हैं। उसमें एक पंक्ति आती है कि चल पड़ोगे जिस तरफ भी रास्ता हो जाएगा। क्या बात है। दिन निकल सदियां गुजरेंगी, कल कभी ना आएगा। तो ये रचना मैंने बहुत दिन बाद पढ़ी कि दुष्यंत कुमार का एक शेर की लाइन है। क्या बात है कि हम भी एक तबीयत से पत्थर तो कि हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत। तो मैं 4-5 साल जी, और 2002 में मैं उनके घर पे गया, बशीर बद्र साहब के। उनका सर क्षमा करें, मैंने आपकी रचनाएं पढ़ी है और मैंने 89 में मेरी प्रकाशित हो चुकी थी। तो मैंने कहा नहीं आपकी, लेकिन मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था कि एक ही बात दो आदमी के दिमाग कैसे आ सकती है, जबकि ये तो रचना पता नहीं आपकी कब की, लेकिन मैंने तो कभी ना तो आपको पढ़ा तो कि नहीं ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि चल पड़ इस रास्ता कोई भी कह सकता है ये बात जी। तो बेटा ये रचना तू आज के बाद मैं नहीं पढ़ूंगा इसको और तू इस रचना को, मगर नहीं, रचना होती है जिसकी है उसकी है। तो मेरे अंदर वो मन में एक बात ये रही हमेशा कि मैं बशीर बद्र सरीका लिख सकता हूँ जी। मेरे मन में बात यही पहले कि उस तरह की रचना मैंने लिख दी। क्या बात। तो मेरी 1989 में पूरी रचना थी, पूरी प्रकाशित हुई थी जी। और निरंतर उसके बाद तो मैं लिखता ही रहा हूँ। एक दौर था 92 से लेके और 1997 तक लगातार कोई न कोई अखबार ऐसा नहीं था मेरी रचना ना छपती हूँ जी। लेकिन गज़लें मैंने शुरुआत करी जब मैं, हालांकि लिख शुरू से रहा हूँ, लेकिन जब मैं दिल्ली आया 1995 में तब मैंने गज़लों की शुरुआत करी। हालांकि एक गज़लें व्यंग में साथ साथ मैं व्यंग भी लिख रहा था,
तो व्यंग वाले उन दिनों एक तरह से बाढ़ सी आई थी व्यंग लेखन की। तो हर अखबार में एक व्यंग, आटे की बात नवा टाइम्स में आता था, जी। हिंदुस्तान में, मतलब हर कोई अखबार था, बड़ा अखबार वो व्यंग छापता ही छापता था। पंजाब केसरी रेगुलर नियमित रूप से छापता था। तो मैं व्यंग की तरफ मुड़ा, तो व्यंग मेरे लगभग रोज ही छपते थे कहीं न कहीं। जी। तो दो विधा मेरी गज़ल और व्यंग रही, लेकिन अब मैं गज़ल को ज़्यादा अपने नज़दीक पाता हूँ। और वो ये भी नहीं कि प्यार मोहब्बत ही हो, उससे इतर मैंने जो दुष्यंत की परंपरा थी उसको निभाया मैंने, जो एक प्रेरणा दे उस तरह गज़लें मैंने कही। बहुत सुंदर। अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों का ये मानना है कि गज़ल यानी भारतीय संस्कृति से दूर का विषय। तो इस बात को आप ये कैसे समझाना चाहेंगे दर्शकों को कि गज़ल कहीं बाहर से नहीं आई हुई है बल्कि यहाँ से ही लोगों तक पहुँची हुई है? ये बात बहुत जाननी जरूरी है लोगों को। देखिए, ये सवाल बहुत ही पैटेंट सवाल है जी। ऐसा सवाल होना चाहिए, हर जी। मंच पे होना चाहिए जब जी। गज़ल की बात चले। हमें ये स्वीकारना होगा कि गज़ल हमारी नहीं है, अच्छा। ये स्वीकार करना होगा। गज़ल बाहर से आई, लेकिन कविता कभी बाहर से नहीं आती है, वो आदमी के बीच से आई है, आदमी मानवता के बीच से आई है। जी। कोई देश नहीं होता शामिल इसमें, वो मानवता से मानवता तक आई है। जी। पहले फारसी में, उर्दू में कही गई। हिंदुस्तान में गज़ल, कबीर को पहला गज़लकार इसलिए मानता हूँ कि कबीर ने हिंदी में गज़ल कही थी। जी, ये बड़ा विषय। गज़लकार बहुत बड़े थे, लेकिन कबीर ने हिंदी में गज़ल कही। अमीर खुसरो तो पहले हिंदी में कही चुके थे। लेकिन अगर हम एक पल को ये भी छोड़ दें कि चलो अमीर खुसरो ने जो गज़लें कही वो शायद थोड़ा बहुत उर्दूयत उसमें था, लेकिन कबीर जो गज़ल कही वो बिल्कुल सदुकड़ी भाषा में और जो ठेठ भारतीयता से कहेंगे उस भाषा में गज़ल कही, और आम आदमी से जुड़ी गज़ल कही। फिर तो भारतीय दुनिया में कही, निराला ने गज़ल कही। उसके बाद तो जब दुष्यंत गज़ल में आते हैं जी, तब हम कहेंगे कि हम ये गज़ल हमारी अपनी है, तब दुष्यंत गज़ल कहते हैं। क्योंकि दुष्यंत ने पूरी जो रवायत थी, गज़ल की परंपरा थी, उसको तोड़ दिया था। गज़ल के नियम थे कि 5 अश्यार की गज़ल होगी, दुष्यंत ने 4 अश्यार की कही। दुष्यंत ने किसी बहर को नहीं माना जी, क्योंकि उर्दू वालों ने इसीलिए उनको गज़लकार के रूप में मान्यता नहीं दी कि दुष्यंत गज़लकार भी हैं, क्योंकि दुष्यंत ने जो गज़ल कही वो आम आदमी जुड़ी गज़ल कही, वो एक संघर्ष से उपजी गज़ल थी, वो एक क्रांतिकारी गज़लकार थे। और आज अगर संसद से सड़क तक अगर कोई शेर पढ़े जाते हैं जी, दुष्यंत के पढ़े जाते हैं, इसलिए पढ़े जाते हैं कि वो एक क्रांति लाते हैं उनके शेर। जी। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा नंगा निकलनी चाहिए। कोई शेर नहीं है। जी। एक पत्थर तबे से उछालो यादो, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तबे से, ये संघर्ष का आह्वान करता है। आप प्रयास तो करो। जी। जी। मतलब शेर पूरी कहानी कह देता है, पूरी शताब्दी कहानी कह देता है जी। कि जब सारा जीवन बीत गया वनवासी जीवन को ढोते, तब पता चला इस दुनिया में सोने के हिरण नहीं होते। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। अब देखो राम को किस तरह लपेट लिया, भगवान को लपेट लिया शायर ने कि जब सारा जीवन बीत गया वनवासी जीवन को ढोते, तब पता चला इस दुनिया में सोने के हिरण नहीं होते। अरे भाई राम ये तो सोचता सोने के हिरण होता ही नहीं, क्यों पीछे गया था तो, और सारा रावण एक शेर में कह दी। तो खैर वो राम की बात नहीं है, मतलब आप हर आदमी के जीवन की बात है वो। जी। कुछ भी करो तो पहले सोचो सही। राम हो या कृष्ण हो, उन्होंने जीवन में जो भी जिया वो स्वयं ही, ये मान लीजिए कि उनका एक लीला का उत्सव था। तो राम की इस विषय पर तुलना ना नहीं, मैं वो नहीं कर रहा। मैं आपकी ही बात नहीं कर रहा हूँ, और भी जिसने भी ये लिखा हुआ है मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ कि राम हुए या कृष्ण हुए, उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों या अपनी सामर्थ्य को न दिखा करके एक लीला का वो प्रस्तुत करने आए, तो उन्होंने उसको जिया, तय था। लेकिन ये गजलकारों का अपना अपना विषय है कि वो, और ये भारतीय संस्कृति में ही है कि भारतीय संस्कृति पर लोग अपने प्रश्न भी उठा सकते हैं। बाकी कहीं और जाकर के उठा करके अगर देखेंगे तो शायद उनको पता भी चल सकता है कि उन्होंने क्या कहा और क्या किया हुआ है। लेकिन एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा गजलकार रहा
या गजलकार रहे जिनको पढ़ने के बाद में आपको लगा कि आप कहते हैं कि हमने व्यंग की ओर बहुत काम किया, बहुत व्यंग लिखे, अखबारों में हमारा एक ही परिचय था व्यंग व्यंग व्यंग, तो ये अचानक से गजल की ओर और किसका इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव रहा? नहीं, दुष्यंत मेरे कोर्स में रहे, दुष्यंत जी, कुमार। अच्छा, ये बड़ा कोइंसिडेंटली जी, मामला है। नहीं था, वो दुष्यंत होने भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हर पाठ्यक्रम में दुष्यंत होने चाहिए। क्या बात है। तो संयोग था कि हमारे उसमें तो अध्यापक जब पढ़ा रहे थे कि एक मात्र गजल है उनकी, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, गजल आपको सुनाता हूँ। वाह। वो उसमें होना चाहिए, तुम्हें सुनाता हूँ। हम्म। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, गजल तुम्हें सुनाता हूँ। उन्होंने आप लिखा उसमें, ये गजल आपको सुनाता हूँ। जी। अब देख अगला शेर देखिए, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। वो भी ठीक है, वहाँ भी आप। तीसरा शेर है कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। अब ये देखिए, ये जो शेर है वो एक तो, और देखो अगला शेर कि जब से बाजू कटा है एक बाइक, बाजू कटा और ज्यादा वजन उठाता हूँ, वाह। मजदूर पे चला गया। वो शायर देखिए कहाँ इश्क से मजदूर पे चला गया। तो ये गजल, ये जो गजल का, ये उर्दू की रवायत को तोड़ने वाली गजल है ये। क्योंकि यहाँ एक उर्दू की रवायत है कि आप एक डर्रे गजल कहोगे। अगर आप जैसे गजल है कि रंजिशी सही दिली दुखाने के लिए, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, किस किस को बताएं जुदाई का शब हम, तू मुझसे खफा जमाने के लिए। मतलब तू उसी से कहेगा, तू आ जो भी है, तो शेर यही रहेगा। लेकिन दुष्यंत जब आते हैं तो उसको तोड़ते हैं और वो गज़ल कहते हैं। एक शेर में मोहब्बत है, एक शेर में किसी मजदूर का दर्द है, एक शेर में आकाश से बात करते हैं, एक शेर में पर्यावरण से बात कर लेते हैं। तो ये परंपरा दुष्यंत ने शुरुआत करी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हिंदी गज़ल को लाने वाला शायर है वो दुष्यंत कुमार है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर आज सबसे बड़ा गज़ल का जो एक कारवां चला है वो दुष्यंत की देन है। बहुत। ये आपने गजल के विभिन्न स्वरूपों के विषय में बताया, तो एक दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि गजल का कौन सा स्वरूप सबसे ज्यादा पढ़ा और पसंद किया जाता है? दुख का मामला ठीक रहता है गजल लिखने का, अगर मान लो हमारे जैसा आदमी चलना चाहे और लिखना चाहे तो दुख में लिखा जाए या सुख में लिखा जाए या कैसे लिखा जाए? देखिए, गजल का पहले तो जो परंपरा वो ये है कि इश्क मोहब्बत की अच्छा से उपजती है गजल। जी जी। अगर आपके मन में, दिल में इश्क नहीं होगा तो आप गजल कह भी नहीं सकते। वाह। वो किसी ने कहा था कि एक बहुत बड़े, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा, लेकिन सब समझ जाएंगे जो उससे जुड़े हुए हैं। उससे कहा कि आजकल वो भी गजल लिख रहे हैं। वो तो बड़ा सीधा आदमी है, वो तो हमेशा कमरे में रहता है, उसने तो कभी अपनी पत्नी के सिवा किसी से वो गजल कैसे लिख सकता है? अच्छा। ना कहीं महफिल में जाता। अब मैं ये इतना हिंट दे देता हूँ कि ये सवाल प्रकाश मनु का था। अब किससे किया होगा आप समझ लो। और वो बहुत उम्र दराज रहे वो, लेकिन बहुत अच्छी गजल लिखी। मतलब ये माना जाए कि अगर कोई आदमी नई नई गजल लिखना शुरू किया है, उसने गजलों के क्षेत्र में वो आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि वे भाई साहब जो है कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ जाने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वो जो शायर है वो पनपता है, पैदा इसीलिए होता है, तभी होता है जब कहीं उसका दिल टूटता है और वो शेर व शायरी लिखना शुरू कर देता है। जी। तो कहते हैं ना कि हर उसको बनाने के पीछे किसी का हाथ होता है। तो ये सिर्फ गजल के ऊपर लागू होता है। गजल ही किसी को कोई बनाता है। जी जी जी। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं उदाहरण आपके सामने दिया है कि वो गजल कहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मतलब उस तरफ दाएं बाएं नहीं देखा। देखा। जी। और वो जो व्यक्ति रहा है उससे सवाल ये भी हुआ था एक बार, उन्होंने कहा कि मैं आत्मकथा लिखना चाहता हूँ अपनी। जी। तो इंटरव्यू ने फिर जो भेंट कर रहे थे उन्होंने फिर पूछा कि आपकी आत्मकथा कौन पढ़ेगा? आपने तो कभी किसी इश्क तो किया नहीं। तो आप बात को उसी की पढ़ी जाती, जो ज्यादातर जितने फरमाए उनकी ज्यादा पढ़ी जाएगी। आपकी आत्मकथा कौन पढ़ेगा? तो गजल की शुरुआत इश्क मोहब्बत से होती है और उसके बाद कुछ 5% लोग ऐसे भी हैं जो
जिनके मन में कहीं कोई संवेदना, कोई भावना पनपती है तो वो शायर बन जाता है। अच्छा, कोई ऐसी गजल रही है जिसको लिखने में आपको ये लगा कि अरे ये कहाँ से शुरू हो गई, पूरी ही नहीं हो रही है, पूरे होने का नाम ही नहीं ले रही है? नहीं, पूरी गजल तो पूरी होती नहीं है। नहीं, गालिब से फिर भी लगा हो। गालिब से आखिर में जब पूछा था किसी ने जी। कि आपकी सबसे बड़ी शायरी, सबसे बड़ा शेर कौन सा है, तो उन्होंने कहा था कि वो तो भी लिखा ही नहीं। हा, क्या बात। और यही आज जो हमारे बीच हैं, जिंदा हैं, संतोष आनंद जी, उनसे सवाल पूछते हैं कभी कोई, तो कहते हैं कि वो गीत तो मैंने कभी लिखा ही नहीं। वाह। तो जो बड़े से बड़ा कवि है, शायर है, उसकी असरत रह जानी चाहिए, वो पूरी होनी नहीं चाहिए, नहीं तो लिख ही नहीं पाएगा वो। क्या बात है। तो अब वो गज़ल तो अभी कहीं नहीं, लेकिन हाँ मुझे एक गज़ल एक ऐसी मिली, मैं सुना देता हूँ। उसका वो बताऊंगा कि मैंने कहाँ से वो गज़ल उठाई और कैसे अपने आप बन गई वो। कि हवाओं का राग देखना, घटाओं का आलाप देखना, जी। रिमझिम थिरक पड़ेगी बारिश अपने आप देखना। क्या बात है, वाह। कि हवाओं का राग देखना, घटाओं का आलाप देखना, रिमझिम थिरक पड़ेगी बारिश अपने आप देखना। मैं कमरे में सो रहा था नीचे, तो लाइट चली गई। अब लाइट तब जाती है जब बारिश का माहौल होता है। तो मैं छत पे आ गया, छत पे आके तो बारिश होती है, तो मैंने शेर अपने आप ही फूट पड़ा ये कि हवाओं का राग देखना, मतलब हवा पता नहीं कब कब, जी जी, घटाओं का आलाप देखना और रिमझिम थिरक पड़ेगी बारिश अपने आप देखना। उसका अगला शेर बनता है कैसे, क्योंकि सुनने वाले सब उसको भी जानना चाहेंगे। जी। कि मावस की श्यामल रात ढले, आ जाए रतौंदी तारों को। कि मावस की श्यामल रात ढले, जी, आ जाए रतौंदी तारों को, पलक खोल परियों का मुजरा, तुम छत से चुपचाप देखना। क्या बात है, वाह वाह, ये हुई गजल। कि मावस की श्यामल रात ढले, आ जाए रतौंदी तारों को, पलक खोल परियों का मुजरा, तुम छत से चुपचाप देखना। तो मैं छत पे सो रहा होता हूँ और सामने किसी खिड़की खुल जाती है अपने आप ही, जब गर्मी होती है तो खिड़की खुलती है। जी। और मैं सोचा मैं गजल पूरी करने के उसमें था, गजल पूरी हो जाए बारिश में। जी। अचानक लाइट आ जाती है, तो सामने जो खिड़की होती है खुली होती है, उस पर जो मैं नज़ारा देखता हूँ, तब ये शेर बनता है कि मावस उस दिन मावस होती है, अंधेरा होता है। कि मावस की श्यामल रात ढले, आ जाए रतौंदी तारों को, पलक खोल परियों का मुजरा, तुम छत से चुपचाप देखना। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो शेर देखा था कहीं मुजरा? तो शेर कहीं बनाया नहीं जाता, अपने आप बन जाता है वो। जी जी। जब वो हवा आती है तो वो अपने आप शब्द लाती है। जी। और फिर वो 2 शेर पूरे हुए, लाइट आई तो मैं भी सो गया। तीसरा शेर सुबह बन जाता है कि कब गुजरेंगे राम यहाँ से, कब आएगी जामे जहाँ। कि कब गुजरेंगे राम यहाँ से, जी, कब आएगी जामे जहाँ, अहिल्या बन के शहर ये सारे, खूब करेंगे जाप देखना। क्या बात है, वाह। कि कब गुजरेंगे राम यहाँ से, कब आएगी जामे जहाँ, अहिल्या बन के शहर ये सारे, खूब करेंगे जाप देखना। अब देखिए शेर कहाँ, गज़ल कहाँ से कहाँ जाती है। जी। कहाँ तो हम बात करें मोहब्बत की, कहाँ हम उससे उतर आते हैं। जी जी। भगवान फिर वो आदर्श और बनी नीचे देखता हूँ कि रात को ही पूरा शहर धुल जाता है और पूरा कहीं पेड़ नहीं है, पत्थर ही पत्थर है, तब ये शेर बन जाता है। और अब तो खूब तरफ से देखो मुकम्मल खेल मदारी का। अब तो खूब तरफ से देखो मुकम्मल खेल मदारी का, बारी हो आटा लाने की तब भालू का संताप देखना। बहुत सुंदर। सब जब ऐसी अवस्था आती है तो खेल तो देख लेते हैं, लेकिन जब वो भालू लिटा के वो कहता है कि कुछ दे दो, तो सब भाग जाते हैं। जी बिल्कुल। और एक और प्रश्न ये कि आज के दौर में जो 1 सेकेंड या 15 मिनट के उसमें 15 सेकेंड की रील में लोग अपना पूरा काम चलाना चाहते हैं, ऐसे में आप युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जैसे आप देखते हैं कि एक हमारा सतमोला कवियों की चौपाल ओपन माइक है, जहाँ पर विधिवत संस्कारित तरीके से आपने कार्यक्रमों को कई अवसरों पर आपने स्वयं ही उसमें प्रतिभागिता की हुई है। और एक दौर वो होता है कि जब लोग बहुत ही हल्केपन में भी कविता का जीवन जीने की कोशिश किया करते हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने बड़े ही कम समय में अपनी उपलब्धियों को हासिल किया हुआ है। जैसे आज आपको एक लंबा समय हुआ, आज करीब आपके लिखने से लेकर के लगभग 30 वर्ष होने जा रहे हैं।
तो आप ऐसे में क्या संदेश देना चाहते हैं, और सतमोला कवियों की चौपाल के विषय में आपका क्या अपना व्यू है, वह भी दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, मैं बनारस के एक होटल में रुका हुआ था, जी। करीब 10 साल हो गए, 10-12 साल। उसी बराबर वाले कमरे में डॉक्टर नामवर सिंह रुके हुए थे। जी। तो 3-4 दिन में उनके पास कम से कम 100 किताबें हो गई। जो भेंट करने वाले थे वो आके दे रहे थे। तो मैं दिल्ली आने वाला था, तो मैं कहा चलो साहब से मिलाते हैं। तो मैं उनके कमरे में गया, उनका सर मैं जा रहा हूँ, और उनके चरण छुए। उस वक्त वो अपनी पैकिंग कर रहे थे, उनको भी जाना था, दिल्ली आना था, तो पैकिंग कर रहे थे। तो मैं बैठ गया, लेकिन बैठ चाय पी के, ऐसे नहीं चाय पी के जाना, चाय मंगाइए। तो अलमीरा में जो 100 के आसपास किताबें उनकी इकट्ठी हुई थी, भेंट करने वालों ने दी थी। तो उनके साथ जो उनका हेल्पर था, उनसे उन्होंने कहा कि जितनी पतली किताब है ना वो निकाल ले, यहाँ रख दे। 5-7 किताब पतली थी, बाकी सब यहाँ लाइब्रेरी में दिया। मोटी किताबें सारी यहाँ की लाइब्रेरी में दिया। जी। अब मैंने मन कहा सर ये तो आपने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी, आप पतली क्यों निकाली, सारी किताब क्यों छोड़ दी? कि रामोतर इनको तो मैं पढ़ लूँगा, ये इतनी सारी कैसे पढ़ूँगा? जी। तो जो आपने सवाल किया कि लोग 15 मिनट की रील देखना चाहते हैं। अब आज के युवा के पास, बड़ों के पास समय नहीं है, इसीलिए आज खंड काव्य और बड़े महाकाव्य नहीं लिखे जा रहे हैं। जी। और समय निकालना भी नहीं चाहते। एक आदमी 5 मोबाइल है, 5 गाड़ियाँ घर के अंदर। पहले सामूहिक रूप से एक बस हो जाना बहुत बड़ी बात थी गांव में, आज एक घर में 5 गाड़ियाँ हैं। सब बच्चों की, सबके मोबाइल अलग, सबकी गाड़ी अलग है। तो वक्त ऐसा आ गया है कि हम बड़े उसमें डूबना नहीं चाहते। हम जरा दुष्यंत की 52 किताबों की गज़लें पढ़ना चाहते हैं कि जो यहाँ से लेके मेट्रो सब पूरी हो जाए। हम महाकाव्य, खंड काव्य नहीं पढ़ना चाहते, और हम वो फिल्में नहीं देखना चाहते जिसमें आपको पूरी शिक्षा मिलती थी, ज्ञान मिलता था। वो आज के दौर में हम चाहते भी नहीं है, और समय भी वो नहीं है कि जब संदेश आपको 5 सेकंड में मिल रहा है, तो वही संदेश के लिए 50 मिनट कोई क्यों ख़राब करे। लेकिन अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए, परमार्थ चाहिए, जिससे आप कुछ प्राप्त कर सकते हो, परोपकार चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको पूरी एक किताब, चाहे वो कामायनी हो, जी, चाहे वो राम की शक्ति पूजा हो, चाहे गोदान हो, चाहे और जो 15 सेकंड की रील है वो आपको एक पल में क्या संदेश है। तो सर मैं ये और जानना चाहता हूँ कि जो आपने भी तमाम इन गज़ल और गज़ल की अपनी यात्रा के विषय में चर्चा की, तो कुछ ऐसी चुनिंदा गज़ल ज़रूर आपके मन में भी आ रही होगी जिसको आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे, ताकि दर्शक आपके इस काव्य यात्रा का सही आनंद आज उठा सके। मैं चाहूँगा कि एक गज़ल ज़रूर आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुँचे। एक गज़ल है कि कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। हाँ। कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए, और कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में। कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, दबाकर कोख में फिर भी अपनी तलवार ले आए। वाह वाह वाह। कि कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, दबाकर कोख में फिर भी अपनी तलवार ले आए, और जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे। कि जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे, फकत इतनी सी चाहत में पूरा गुलजार ले आए। क्या बात है। कि जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे, फकत इतनी सी चाहत में पूरा गुलजार ले आए, और जरा सी बात की खातिर मजा महफिल का नहीं आया। हाय हाय। कि जरा सी बात की खातिर मजा महफिल का नहीं आया, वो साड़ी के शौकीन थे हम कुर्ता सलवार ले आए। क्या बात। कि जरा सी बात की खातिर मजा महफिल का नहीं आया, वो साड़ी के शौकीन थे
हम कुर्ता सलवार ले आए और अब तो जलना ही है मुझको चिता पर लेट के यारो। हम्म। अब तो जलना ही है मुझको चिता पर लेट के यारो, ये इतनी धूप बाती तो तुम बेकार ले आए। वाह। कि अब तो जलना ही है मुझको चिता पर लेट के यारो, ये इतनी धूप बाती तो तुम बेकार ले आए, कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। जी। एक गजल पेश करने की हिम्मत कर रहा हूँ इस बड़े जी। मंच पर कि तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हम्म। तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हवा से लिपटकर टहनियाँ रोती हैं। क्या बात है। कि तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हवा से लिपटकर टहनियाँ रोती हैं, और कोई बेखबर खाली कर गया मकान, कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियाँ रोती हैं। वाह। कि कोई बेखबर खाली कर गया मकान, खिड़कियाँ रोती हैं, और एक दिन खुद में डूब गया दरिया, एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियाँ रोती हैं। क्या बात है। वाह वाह वाह। कि एक दिन खुद में रोती हैं, और जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, जी। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियाँ रोती हैं। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की, और दूर गांव के छोर पे घूंघट में, दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं। क्या बात है। वाह। छोर पे घूंघट में, दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं, तोड़कर हाथों की चूड़ियां रोती हैं, हवा से लिपटकर टहनियां रोती हैं। अगली एक गजल पेश करने की हिमाकत कर रहा हूँ स्वागत। कि उनके घरों में हरदम चाट पकोड़े होते हैं, उनके घरों में हरदम चाट पकोड़े होते हैं, हमारी रसोई तक में छैनी हथौड़े होते हैं। वाह। कहाँ कि से उनके घरों में हरदम चाट होते हैं, और कैसे रखें अपने घर का कोई सुंदर नाम, कैसे रखें अपने घर का कोई सुंदर नाम, हमारे तो नाम ही छाजू कजोड़े होते हैं। कि कैसे रखें अपने घर का कोई सुंदर नाम, हमारे तो नाम ही छाजू कजोड़े होते हैं, और हम गरीबी चुकाते उनका कर्ज, हम गरीबी चुका पाते उनका कर्ज, अमीर तो कही। वाह वाह। हम गरीबी चुकाते उनका कर्ज, अमीर तो कमबख्त सब भगोड़े होते हैं, और हम तो साल में एक का दिन ही हंसते हैं, हम तो साल में एक का दिन ही हंसते हैं, इतने में ही वो नाक मुंह सिकोड़े होते हैं। हाय 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 हाय। कि हम तो साल में एक का दिन ही हंसते हैं, इतने में ही वो नाक मुंह सिकोड़े होते हैं, कैसे रखें अपने घर का कोई सुंदर नाम, हमारे तो नाम ही छाजू का जोड़े होते हैं। वाह वाह। कि तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ, त्यागी जी के लिए है। जी। कि तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ, जी जी। जब मैं अपने गिरबान देख लेता हूँ। आय हाय आय हाय आय हाय। कहाँ से कहाँ। वाह वाह। कि तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ, जी। जब मैं अपने गिरबान देख लेता हूँ, हम्म। और देखनी होती है सबसे खूबसूरत जगह, हाँ हाँ हाँ। देखनी होती है सबसे खूबसूरत जगह, मैं गांव जाके खेतों खलियान देख लेता हूँ। वाह 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 वाह। कि देखनी होती है सबसे खूबसूरत जगह, मैं गांव जाके खेतों खलियान देख लेता हूँ, और एक पत्थर को पत्थर मारने से पहले, एक पत्थर को भी पत्थर मारने से पहले अपने बदन पे चोट का निशान देख लेता हूँ। वाह क्या बात है। कि एक पत्थर को भी पत्थर मारने से पहले अपने बदन पे चोट का निशान देख लेता हूँ, और टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह, टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह, मैं किसी घायल परिंदे की उड़ान देख लेता हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत उत्तम। कि टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह,
टूट जाती है हिम्मत जब पूरी तरह मैं किसी घायल परिंदे की उड़ान देख लेता हूँ, और रात भर कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है, रात भर कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है, दिन में जब कोई घटिया इंसान देख लेता हूँ। हाय हाय कि रात भर कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है, दिन में जब कोई घटिया इंसान देख लेता हूँ, तुझसे बड़ा शैतान देख लेता हूँ जब मैं अपने गिरबान देख। वाह 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 वाह। एक गज़ल है जो युवा इसको देख, गज़ल सुना रहा हूँ कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जी। ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो मेरी पहचान है वो गज़ल दे रहा हूँ। दे वाह। कि ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो पहचान है मेरी वो गज़ल दे रहा हूँ। अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली, हाँ हाँ। अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली, गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ। असल दे रहा हूँ, वाह वाह वाह। कि अमीर होता बाजार से खरीद लाता नकली, गरीब हूँ इसलिए दिल असल दे रहा हूँ, और मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम। कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ। क्या बात, वाह 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 वाह। कि मैं तो तेरा दीवाना हूँ मुझे नहीं मालूम, दिल दे रहा हूँ या दखल दे रहा हूँ, और हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ। हाँ हाँ। हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, मैं खंजर दे रहा हूँ और मक्तल दे रहा हूँ। क्या बात है, वाह। हमसे नफरत भी है तो बेपरवाह चले आओ, मैं खंजर दे रहा हूँ और मक्तल दे रहा हूँ। और हमने तो 2 घड़ी में फैसला कर लिया, हमने तो 2 घड़ी में फैसला कर लिया जी, तुम्हें जीवन के सारे पल दे रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये हुई, ये हुई, हमने ये तो हुआ 2 शेर। घड़ी में फैसला कर लिया, ये तुम्हें हुआ जीवन शेर। के सारे पल दे रहा हूँ, ना गुलाब दे रहा हूँ ना कमल दे रहा हूँ, जो पहचान है मेरी वो गजल दे रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। हमारे बीच में एक अगली कवित्री हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, जो मेरठ से चल करके हमारे बीच में आई हैं। वह प्रेम और श्रृंगार की बातें करेंगी। हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरा एक मुक्तक कवियों की, सतमोला कवियों की चौपाल को समर्पित। स्वागत। मेरे शहर से उड़ती पुरवा तेरे नाम, मेरे शहर से उड़ती पुरवा तेरे नाम, मेरे नगर से है ये तोहफा तेरे नाम। सुर्ख गुलाब की सारी खुशबू, सुर्ख गुलाब की सारी खुशबू तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। ख्वाबों का हर एक दरीचा तेरे नाम, ख्वाबों का हर एक दरीचा तेरे नाम। एक मुक्तक प्रेम को समर्पित है। सिर्फ दिल तोड़ देते तो कोई बात नहीं होती जी। कहते हैं मोहब्बत में कोई सौगात नहीं होती। चलिए एक मुक्तक से और मैं जोड़ती हूँ आपको। हाँ। बहारों में गुलों का नक्श खिलना भी जरूरी है, खिजाओं में झरे पत्ते बिखरना भी जरूरी है, खिजाओं में झरे पत्ते बिखरना भी जरूरी है। बुलंदी पे कदम रखना अच्छा है मगर लेकिन, बुलंदी पे कदम रखना
अच्छा है, मगर लेकिन जमी हो पाँव के नीचे परखना भी जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जमी हो पाँव के नीचे परखना भी जरूरी है। एक मुक्तक आजकल के माहौल पर। इंसानियत को ताक पर रख कर चला गया, इंसानियत को ताक पर रख कर चला गया, सैलाब में वो गम के डुबो कर चला गया, सैलाब में वो गम के डुबो कर चला गया। पत्थर नहीं पिघलते, पत्थर नहीं पिघलते किसी आह से कभी, मासूमियत को रौंद कर खंजर चला गया, मासूमियत को रौंद कर खंजर चला गया। एक गजल आप सबके समक्ष रखती हूँ, और यादें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। तब मैं कहती हूँ, बीते लम्हों की बहुत याद आती है कभी, बीते लम्हों की बहुत याद आती है कभी, तेरी आहट दरो दीवार से आती है कभी, तेरी आहट दरो दीवार से आती है कभी। और यादें क्या है? वो ख्यालों में बुलंदी पे सफर करती है, वो ख्यालों में बुलंदी पे सफर करती है, मुझसे मिलने जमी पर उतर आती है कभी, मुझसे मिलने जमी पर उतर आती है कभी। और जिंदगी क्या है? जिंदगी देती है खुशियाँ हर पल, लेकिन जिंदगी देती है खुशियाँ हर पल, लेकिन अपने होठों से जहर भी पिलाती है कभी, अपने होठों से जहर भी पिलाती है कभी। थम सी जाती है जिंदगी चलते चलते, वाह, थम सी जाती है जिंदगी चलते चलते, आईना फिर ये जवानी का दिखाती है कभी, वाह, वाह। आईना फिर ये जवानी का दिखाती है कभी। और शेर देखें, मुद्दतें हो गई बिछुड़े हुए हमको, मुद्दतें हो गई बिछुड़े हुए हमको, हर हंसी में तेरी सूरत नजर आती है कभी, हर हंसी में तेरी सूरत नजर आती है कभी। मक्ता देखें इसका। ख्वाबों में अक्सर तरंग से मिलकर, ख्वाबों में अक्सर तरंग से मिलकर, फिर मेरी गजल मुझको सुनाती है कभी, फिर मेरी गजल मुझको सुनाती है कभी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार ये यादों भरी गज़ल जब आपने सुनाई तो मुझे वो पंक्तियाँ याद आईं कि यादों की उपवन को देखो, यादों की उपवन को देखो मैंने बहुत सजाया है, और कुछ यादों पर गीत लिखे हैं, कुछ को गज़ल बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये गीत गज़ल जो आप सुनते हैं ये कहीं में हमारी यादें, कहीं आपकी यादें, कहीं जनता की यादें, कहीं श्रोताओं की यादें
और जब कहीं नहीं यादें तो इन कविताओं की यादें अनवरत चलती रहती हैं कि आज के 10 साल पहले उन्होंने ये लिखा था, आज के 40 साल पहले उन्होंने ये लिखा था, और ये कह करके हम उनकी कविताओं को याद करते हैं। तो इस याद में ये संवाद होते हैं कि आपको भी याद रहे कि सतमोला कवियों की चौपाल लगभग 20,000 से अधिक कवियों को मंच प्रदान करता हुआ, ये देखिए यादें ही तो हैं कि जब हम याद करते हैं कि कभी हमारे मंच पर वो भी आकर के एक नवांकुर के रूप में, और मुझे भी याद है कि कभी मैं भी इस मंच पर एक नवांकुर के रूप में आकर के कविता पढ़ा करता था। तो इस याद में आइए चलते हैं हम एक ऐसी विधा की ओर जिस विधा में हमें अपने प्रिय से बिछड़न का भी एहसास होता है और उसमें भी कैसे समन्वय बनाया जाता है। उसके लिए हम दार्शनिक बिंदुओं को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं, ये भारत का मूल है कि हम दर्शन के साथ में आगे बढ़ते हैं, हम अध्यात्म के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कमलेश तन्हा जी मेरठ से आ चुके हैं, आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं सतमोला कवियों की चौपाल को शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ कि जो बहुक्षेत्रीय बहुभाषीय काव्य साधकों को एक मंच प्रदान करती है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए, और आप सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम करती हूँ। तो एक मुक्तक से प्रारंभ कर रही हूँ अपने काव्य पाठ का। जी। तुझको देखे बिना तरस जाऊं, हाय हाय, तुझको देखे बिना तरस जाऊं, रूह बन के मैं तुझ में ही बस हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। रूह बन के मैं तुझ में ही बस जाऊं, तू जो घनश्याम बन के छा जाए, क्या बात है, तू जो घनश्याम बन के छा जाए, मैं घटा हूँ तेरी वाह वाह, बरस जाऊं, मैं घटा हूँ तेरी बरस जाऊं। और एक गजल के कुछ शेर पेश करना चाहती हूँ एक गीत से पहले जी। कि किसी महफिल में आपने देखा होगा शम्मा जलती है, शम्मा से आगाज़ होता है उस महफिल का, लेकिन उस शम्मा की वेदना को कोई नहीं जानता जो अपने आप को समाप्त कर देती है उस महफिल को रोशन करने के लिए। तो उसी वेदना को, उसी के प्रतिबिंब में अपने आप को स्वयं शम्मा मानते हुए मैंने ये गज़ल लिखी है, स्वागत प्रस्तुत करती हूँ, उसके कुछ शेर प्रस्तुत करती हूँ जी। कि मैं हूँ शम्मा पिघल कर ठहर जाऊंगी, मैं हूँ शम्मा पिघल कर ठहर जाऊंगी, तेरी यादों में जल कर ही मर जाऊंगी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर। यादों में जल कर ही मर जाऊंगी, तेरी महफिल में जलना है किस्मत मेरी, तेरी महफिल में जलना है किस्मत मेरी, रोशनी बन फिजा में बिखर जाऊंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। फिजा में बिखर जाऊंगी, वक्त की तेज लहरों से कह दो जरा, वक्त की तेज लहरों से कह दो जरा, मैं नदी हूँ समंदर के घर जाऊंगी। क्या बात है, वाह वाह मैं वाह नदी हूँ समंदर के घर जाऊंगी, तू है साहिल
मेरा मैं हूँ मौजे रवा। क्या बात है। तू है साहिल मेरा मैं हूँ मौजे रवा। तुझसे मिलने को हद से गुजर जाऊंगी। क्या बात है। मैं हूँ शम्मा पिघल कर ठहर जाऊंगी। मेरे ख्वाबों का गुलशन महकता नहीं। तू ना आया तो पतझड़ सी झड़ क्या बात है, वाह वाह वाह। तू ना आया तो पतझड़ सी झड़ जाऊंगी। हम तो तूफान से टकरा के जिंदा रहे। आहा। हम तो तूफान से टकरा के जिंदा रहे। वक्त की साजिशों से मैं डर हाय, क्या बात है। जाऊंगी। वक्त की साजिशों से मैं डर जाऊंगी। कि जो आत्मा परमात्मा से किस तरह मिलना चाहती है, या कह लो कि एक प्रेमिका प्रेमिका के लिए जो बिछो भी है उसमें और मिलन भी है, सभी कुछ है। प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं मीरा बनकर विष पी जाऊं। बहुत सुंदर। प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं मीरा बनकर विष पी जाऊं। अपने पथ पथरीले पथ हैं हम सवार पर टूटे रथ हैं। चलना ही है करम हमारा रुक जाने के अर्थ व्यर्थ हैं। तुमसे मिलने की चाहत में चलती रहूं नहीं थक पाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं। और हमारा जो प्रिय होता है उसे हम सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। बिल्कुल। कि अर्पित हैं तुमको सुख सारे झोली में हो चंदा तारे। अर्पित हैं तुमको सुख सारे झोली में हो चंदा तारे। तुझे निहारूं मन हो पुलकित जब तुम बैठो पास हमारे। तेरी खुशबू को चल में भर कर फूली नहीं समाऊं। प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं। पवन खेलती है अठ खेली पीर लताओं ने ही झेली। बौराए वन बाग बगीचे कूह के कोयल एक अकेली। मैं बैठी हूँ पलक पसारे आ भी जाओ मैं मिल पाऊं। प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं। मन में मोह रंगे बंधन है। यहाँ से दर्शन शुरू होता है जी। कि मन में मोह रंगे बंधन है सर्पों से लिपटे चंदन है। जोगन रूप धरा है न्यारा रस विहीन लगते उपवन है। झंझाओं से घिरी हुई हूँ
कैसे मैं दर्शन कर पाऊं, प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं। बहुत सुंदर। व्यथा हमारी एक कथा है, जितना बाँचूं अमर लता है। सावन में जितनी हरियाली, पतझड़ उतना ही झरता है। आओ मन के मीत हमारे, गीत नवल में तुमको गाऊं, प्रिय मैं तेरी हो जाऊं। जो जन्मा है वो मरता है, सूरज चढ़ चढ़ कर ढलता है। जी, बहुत मन सुंदर। अधीर हो घबराए, करुणा से तेरी तरता है। बहुत सुंदर। बनकर सतपथ का अनुगामी, सब पूर्ण वचन कर पाऊं, मीरा बनकर विष पी जाऊं। बहुत एक सुंदर। अंतिम बंद और पेश करना चाहती हूँ कि कांटों से संबंध हमारे, पीड़ा से अनुबंध हमारे। कांटों से संबंध हमारे, पीड़ा से अनुबंध हमारे। तुमसे कुछ कितना कहना है, अधरों पर प्रतिबंध हमारे। जीवन की ये कठिन डगर है, ना भटकूं ना भर माऊं, प्रिय मैं तेरी हो क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। प्रियतम मैं तेरी हो जाऊं, प्रियतम मैं तेरी हो। बहुत ही शानदार और सुंदर विचार। प्रेम समर्पण मांगता है। प्रेम आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सामने वाले को परेशानी हो, बल्कि प्रेम वह होना चाहिए जो स्वयं को उस पर अर्पित कर दे। आपने देखा होगा कि क्षमा जब रात की रोशनी से प्रेम कर रही है तो स्वयं को अर्पित कर रही है। उसी क्षमा पर कीट पतंगा स्वयं को अर्पित कर रहा है। तो भक्ति में मार्ग पर चलते हुए मीरा जहर का प्याला पी रही हैं, तो वहीं आप देखिएगा कि इस देश से प्रेम करने वाले स्वयं को निछावर कर रहे हैं और उन पर भी निछावर होने के लिए फूल इंतजार कर रहे हैं। तब माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम बेना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मैं बुलाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि अभी निमंत्रणों का दौर चल रहा था, तो हमारे घर में एक निमंत्रण आया और उस निमंत्रण पत्र में जो हमारे बीच में लिखा हुआ था कि आप देखते होंगे कि निमंत्रण पत्र में कई छोटे छोटे जो है मनुहार लिखे रहते हैं। तो उसमें निमंत्रण पत्र में जो हमारे घर आया उसमें लिखा था कि आपकी उपस्थिति ही हमारा उपहार है और कृपया उपहार साथ ना लाएं। तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जाना है कि नहीं जाना है। तो ऐसे हंसाने और गुदगुदाने की कुछ कविताएं और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संदेश लेकर के हमारे बीच में कानपुर से चल करके एक ऐसे कवि जो कई रसों की कविताएं लिखते हैं, उनका नाम होता है पवन सबरस जी, LIC के अधिकारी। ये जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी जा रही है जी। जैसे ही हमें लगा कविता बहुत अच्छी जा रही है, हमने अपने सुर को और तेज कर दिया जी। वो व्यक्ति और तेज झूमते झूमते मंच पे आ गया। मुझे लगा, मैंने कहा बंद कर दूं, बोला नहीं आप शुरू रहिए, मैं तो उससे बुला रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ जिसने आप
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे प्रशांत जी की शादी हुई, हम लोग बारात में गए। जी। बारात में देखा कि बढ़िया लोगों शाम को खाना ना खाया, हाँ सुबह विदाई हो रही थी, दुल्हन रो रही थी, हाँ और देखा कि एक तरफ प्रशांत जी भी रोने में लगे हुए हैं। हाँ हाँ लोगों ने पूछा, अरे भाई लड़काऊ कुंवर साहब, तुम्हारी तो शादी हुई रही है, हाँ हाँ तुम काहे रो रहे हो? हाँ हाँ बोले वो क्यों रो रहे हैं? बोले उनके माता पिता भाई बहन सब छूट रहे हैं, हाँ। इसलिए रो रही हैं। बोले वहां जाके हमारे छुड़ा देंगी। हाय हाय, समझे? बहुत इस तरीके सुंदर। की तमाम प्रकार की कविताएं हमसे प्रवीण जी हैं, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व है जो हम लोगों को यहाँ तक खींच के लाए, मंच दिए हैं, समझे। हाँ। हमसे कहे, बोले यार पवन आओ चलो तुमको खाना खिला लाते हैं। हाँ हम चले गए भाई प्रवीण जी के साथ में। जी। हमने कहा खाना हमने भी खाया, प्रवीण जी ने भी खाया। जैसे ही हमने अपना खाना शुरू किया, प्रवीण जी और हम दोनों बोले, क्यों भाई जैसे हमने अपना खाना ख़त्म किया, प्रवीण जी ने, वो होटल के बाहर खड़े हो गए। हमें लगा कि होटल का बिल हम ही को देना पड़ेगा। हमने होटल का बिल दिया। बोले पवन जी बिल दे दिया? बोले हमने कहा दे दिया। बोले ठीक किया, उधार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से मेरे पास बहुत हास्य है जी। समय भी कम है, हाँ हाँ तो मैं एक सबसे जो मतलब इस समय माहौल को बदल दे उस गज़ल को पे आपके बीच में गीत गज़ल कुछ भी, मैं सब रस का कवि हूँ। मेरे पास साहित्य नहीं है, लेकिन जो भी लिखता हूँ ईश्वर की कृपा है। बहुत सुंदर। मैं खड़ा हूँ डगरे पर सफर के लिए। हाय हाय, आपकी वाह ना हो तो मजा ना आए। वाह 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 करो वाह। मैं खड़ा हूँ डगरे पर सफर के लिए, जी। साथ कोई नहीं हम सफर के लिए। वाह। कोई आया नहीं कोई जाए न संग, हाँ। मात्र आंसू बचे थे नजर हाय के हाय, लिए। वाह वाह, बहुत मात्र खूब, बहुत आंसू खूब, बचे। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं मोहब्बत के वादों में फंसता रहा। हाय हाय। जब एक तरफा प्यार होता है तो यही होता है। हम्म। मैं मोहब्बत के वादों में फंसता रहा, जख्म मिलते रहे पर मैं हंसता हंसता रहा। रहा। वाह। इस कदर बेरुखी से बुलाया मुझे, सिर्फ आंसू बचे थे नजर के हे, लिए। क्या बात है, क्या सिर्फ बात है। वाह, आंसू वाह, वाह, बचे वाह। थे नजर के लिए। वो मिली ना मुझे उसके सपने मिले, हाय हाय। मैं मिटा ना सका उनके शिकवे गिले। हे, हे। आईने टूट कर दिल को चुभने लगे, आहाहाहा। सिर्फ आंसू बचे थे नजर के क्या लिए। बात है, वाह वाह और अंतिम बंद है कि मैं हूँ पागल दीवाना ये सबने कहा, वाह। सोच लो दोस्तों मैंने कैसे सहा। आहा। मेरे डैडी ने डंडों से पीटा मुझे, हाय हाय। सिर्फ आंसू बचे थे नजर के लिए। वाह 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 वाह। आंसू बचे थे नजर के लिए। देखिए भाइयों, कविता एक वो चीज होती है जो संदेश दे। जी। कविता आपको बता रही है कि प्रभु जी इस संसार में तुमने क्या सोचा क्या देखा। हाँ। माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। बहुत सुंदर। आंटी बैठी हुई हैं कि प्रभु जी इस संसार में तुमने क्या सोचा क्या देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। गैर लोग तो पीछे रह गए पिता ही अत्याचारी, नहीं सहारा जिसका कोई समझ जाए वो नारी। गैर लोग तो पीछे रह गए पिता ही अत्याचारी, बहुत सुंदर। नहीं सहारा जिसका कोई कहाँ जाए वो नारी। महिला अत्याचारों का बस फाइलों में ही लेखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। वाह, बहुत सुंदर। गई सहम कर थाने में तो पूछे थानेदार,
ऐ लड़की तू मुझे बता दे कितने तेरे यार। माँ ने सुनी पुलिस की बातें, भड़की थाने में, कानून व्यवस्था देख लगी वो रोने गाने में। बोली बेटा चलो यहाँ से, यहाँ न्याय नहीं मिलना, इनको भी तुम लड़की देना, दुआ प्रभु जी सुनना। बहुत सुंदर। ये तो सच है घटनाओं के क्रम में कमी ना आई, बाबुल का घर छोड़ सकी ना खूब हुई रुसवाई। भरी आंख से कविता लिखते समय पवन ने देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। प्रभु जी संसार को तुमने क्या सोचा क्या देखा, माँ बहनों की लाज जा रही कहाँ है लक्ष्मण रेखा। तो ये थे हमारे बीच में कानपुर से पधारे हुए एक बहुत ही मूर्धन्य साहित्यकार, जिनके विषय में जब आपने सुना तो उससे कहीं अधिक उनकी कविताओं को देख करके आपने मैसेजेस लिए, संदेश लिए। और ये कवियों का प्रथम कर्तव्य भी होता है। बेटी की बात की, पिता की बात की, माँ की बात की। पता नहीं किस संदर्भ में लोगों ने कहना शुरू किया कि बेटियां पराया धन होती हैं, बेटियां पराया धन होती हैं, बेटियां पराया धन होती हैं। लेकिन आप जब जिएंगे, महसूस करेंगे और तब पाएंगे कि बेटियां धन और पराया धन नहीं, बेटियां जिंदगी होती हैं। उसको जीने के लिए, समझने के लिए एक सबक चाहिए, एक समझ चाहिए। बेटियों पर प्रश्न उठाना भी आसान है, लेकिन उस बेटी का हृदय भी टटोलना बहुत ज़रूरी है। जब क्षण क्षण हम अपने ही समाज में रह करके बेटियों को विभिन्न परीक्षाओं से, विभिन्न मापदंडों से मापने का काम करते हैं, क्या आप स्वयं को उस स्तर पर मापते हैं? यदि नहीं तो थोड़ा सा नज़र और थोड़ा सा सब्र उस तरफ के लिए भी रखें। सतमोला कमियों चौपाल में हम आपको आग्रह करते हैं, क्योंकि आजकल जो चाहे वो सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पर क्या होता है कि लोग उसको व्यावसायिकता समझते हैं, या एक धोखेबाजी के भी पैटर्न चल रहे हैं कि आपको हमने रिकॉर्ड किया, टीवी पे आपकी कविता आई नहीं, आप यूट्यूब तक ही रह गए। ये सुनिश्चित तौर पे टीवी संगम, एसडी संगम टीवी का प्लेटफॉर्म है, उस पे आपको चाहे वो ओपन माइक हो, वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, वो सीधा टीवी चैनल पर आएगा। ऐसे ही आपको विश्वसनीय प्लेटफॉर्म, मैं अपनी तरफ से क्या बोल रहा हूँ, मेरे पे विश्वास ना करें, आप हमारे कालखंड को देखें। कब से हम 23 वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर चला रहे हैं, प्रत्येक रविवार को आता है, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी गैप के। 15 अगस्त को 23 वर्ष कंप्लीट होने जा रहे हैं इस शो को। विश्वसनीयता केवल मैं कह सकता हूं वो हमारा व्यवहार है। आपको हमारी टीम जो स्नेह प्रदान करती है और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, ये उसका ही परिणाम है। आज हमारे सदस्य की संख्या 22,000 से ऊपर हो चुकी है, जो एक निश्चित आंकड़ा है। और सुनिश्चित तौर पे पहले 1000 स्थापित कवि यहां से निकल चुके हैं, बन चुके हैं। अब वो आंकड़ा 1137 तक चला गया है। और अनेक नाम हैं जो गर्व से बताते हैं, ऐसे कई नाम हैं। अभी आजकल आप एक कार्यक्रम आता है ग्रुप 18 पर, लपेटे में नेताजी, उस पे बाल कवि आदित्य आता है। अब वो तो आदित्य जैन हो गया। वो बाल कवि जब 8 वर्ष का था, वो सतमोला कवियों की चौपाल में पहला उसने टीवी फेस किया था, और वो गर्व से इस बात को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ बाल कवि बच्चों को मन में जागृत करने के लिए, उनके कविता भाव जागृत करने के लिए उनको हम ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमसे संपर्क करें। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, टेलीग्राम पे भी यही नंबर है, और टेक्स्ट मैसेज से भी कर सकते हैं। हमें विश्वास है, हमारा कार्य प्रमाण है, आप हमसे जुड़ें एक बेहतर विकल्प के रूप में। धन्यवाद।
थोड़ी तो इज्जत कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है? चाचा मामा कह रहे हैं आपको। इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।